हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 क्रांति राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान में 1857 क्रांति पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कि दिल्ली में 10 मई को जो है मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मंगल पांडे का नाम हम सभी ने सुना है। तो मंगल पांडे ने मार्च में ही विद्रोह किया था, बैरकपुर छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से जो अंदरूनी रूप से जो डिसाइड हुआ था वो 10 मई के लिए 10 मई को क्रांति की तारीख तय हुई थी। तिथि तय की गई थी। ठीक है, क्रांतिकारियों ने 10 मई की तारीख तय की थी और मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये भारत के अंदर उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। अब हम राजस्थान के प्रदेश देखेंगे। देखिए, राजस्थान के में भी भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? कैनिंग ही होंगे। लेकिन कैनिंग कहाँ थे? कैनिंग थे कलकत्ता, बंगाल। उस समय राजधानी थी कलकत्ता। हम देखेंगे कि 1911 में बंगाल विभाजन के बाद 1911-12 में जो कलकत्ता से राजधानी कहाँ शिफ्ट होगी? दिल्ली। उससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ थी? कलकत्ता। और दिल्ली में कौन बैठता था? दिल्ली में बैठते थे रेजिडेंट। ठीक है, तो 10 मई के बाद देखिए कि जो राजस्थान में क्रांति की जो तारीख आती है वो आती है 28 मई। देखिए, 18 दिन बाद, 10 मई से 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति होती, जबकि तय हुई थी 10 मई। तो ये भारत का मैप देखिए, यहां पर था दिल्ली और ये था बंगाल वाला एरिया जहां पर राजधानी थी, जहां कैनिंग बैठता था। ये क्या था? बंगाल। और ये हमारा था राजपूताना। ये क्या था? राजपूताना, राजपूत स्टेट्स। और ये एरिया जो था ये क्या था? गुजरात। ये था मालवा वाला इलाका, एमपी में। ठीक है, और मालवा वाले इलाके के नीचे, गुजरात मालवा के बाद हम नीचे जो देखते हैं इस एरिया में, जैसे ये बम्बई वाले इलाके जहाँ अंग्रेज थे, और ये मराठों का क्षेत्र, जो प्रभाव क्षेत्र था मराठों का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि 1800 के दशक में क्या होता है। तो हम देखते हैं कि 1803 से लेकर 5 तक अंग्रेज जो थे वो राजपूतों से संधियां करते हैं। देखिए, राजपूतों की जो पहले संधियां किससे थी? मुगलों से थी। और वो मुगलों को कर दिया करते थे और सहायता किया करते थे युद्ध में। कब से? अकबर के समय से। लेकिन औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। जो आखिरी जो शासक था शक्तिशाली, जिसके समय साम्राज्य का विस्तार अत्यधिक था और अत्यधिक बड़ा साम्राज्य जब था मुगलों का, उस समय उसकी मृत्यु के बाद वो बहुत ही छोटा हो जाता है और कई जो रियासतें थी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती हैं, जैसे बंगाल की हुई और भी जो रियासतें थी। तो इसी प्रकार से जो राजपूतों का संबंध था मुगलों से अकबर के समय से था। लेकिन फिर देखते हैं कि जो मराठे थे, मराठों का प्रभाव औरंगजेब की मृत्यु के बाद बढ़ता चला जाता है। और यहाँ यही नहीं, मराठे जो है राजपूतों के क्षेत्र से चौथ वसूली करने लगते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1707 में मृत्यु के बाद ही देख लेते हैं हम 1711 में ही चौथ वसूली करते हैं, वो भी
मेवाड़ के क्षेत्र से। मेवाड़ में उस समय संग्राम सिंह थे, ठीक है। तो ये बात राजपूतों को अच्छी नहीं लगी और राजपूतों ने 1734 में होरडा में सम्मेलन भी किया था इसके मराठों के विरुद्ध एक दूसरे को एकजुट करने के लिए। लेकिन जो राजपूत थे उनके अंदर क्या थी, गुटबाजियां थी, कहाँ, मुगल दरबार में, और ये अपने आप से ही आपस में इनकी नहीं बनती थी, जिसके कारण ये मराठों का जो था वो मराठों को अपने क्षेत्र से भगा नहीं पाए और मराठों का प्रभाव बढ़ता चला गया। क्योंकि 1735 में मालवा पर अधिकार और गुजरात के क्षेत्र को जीत लेने के बाद मराठों का प्रभाव राजपूतों पर बढ़ता गया, क्योंकि बाजीराव प्रथम जो 1740 तक रहे थे उनका प्रभाव राजपूताने पर उन्होंने अपना विस्तार बहुत ही अधिक किया था। और देखते कि 1728 में उन्होंने निजाम जो हैदराबाद के थे उससे भी मुंगी शिवनेर की संधि की थी। शिवनेर ये कब की थी, 1728 में। तो इस प्रकार इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बंगाल में हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों से क्या हुआ कि मुगलों के जो वजीर और वो थे दोनों को 1764 बक्सर में हरा दिया था, ठीक है। मुगल जो राजा थे जो उनको और उनके वजीर को भी अंग्रेजों ने हरा दिया था 1764 में। तो अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो बंगाल में पड़ गया। इधर जो चेन्नई वाला एरिया है जिसे मद्रास उस समय कहा जाता था, तो हम देखते हैं कि जो 1746 से लेकर 48 प्रथम कर्नाटक के युद्ध हुए और 1748 से 56 या 54 कह लें तक कौन से द्वितीय, ये कौन से युद्ध चल रहे थे, कर्नाटक के युद्ध। इसे हम कर्नाटक बोलते हैं। बेसिकली ये तमिलनाडु वाला इलाका जो आज का राज्य है कर्नाटक वो अलग है, वहां पर था मैसूर राज्य, ठीक है। तो मैसूर के युद्ध जो चलेंगे वो 1767 और 69 के समय चलेंगे। अभी देखिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये 1763 में तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त होता है और 1763 के बाद देखिए कि जो 1763 का जो समय है ये 1754, अब जो 1763 का समय है, अब इसका समय जो देखिए आप 1764 में तो बक्सर का युद्ध किया अंग्रेजों ने, उससे पहले वो फ्रांसीसियों से युद्ध कर रहे थे। ये किससे चल रहे थे, फ्रांसीसी। और ये युद्ध किसके लिए चल रहे थे, हैदराबाद के लिए, ठीक है, हैदराबाद में के लिए और चेन्नई के क्षेत्रों में। तो जो फ्रांसीसी थे उनको 1763 में इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी शक्ति को शून्य कर दिया और फ्रांसीसियों को यहाँ से जाना पड़ा और उनसे संधियां कर ली कि वो जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे और इसके अलावा कोई भी अब फोर्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया, अब फ्रांसीसी खत्म से हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, 1763 के बाद देखते हैं हम 1764 में अंग्रेजों ने यहाँ युद्ध किया और 1764 के बाद वापस देखते 1767 से 69 जो था किससे, हैदर अली से अंग्रेज लड़ गए। किससे, यहाँ पर मैसूर में, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में वापस किससे हुआ, देखिए इधर से तो फ्री हो गए, बंगाल से फ्री हो गए, इस एरिया से फ्री हो गए, फ्रांसीसियों से फ्री हो गए। उसके बाद किससे हुए, मैसूर से युद्ध हुए 1767 से 69 और इस युद्ध में अंग्रेज हार गए थे। कौन था उस समय, हैदर अली। अब उसके बाद देखते हैं 1799 तक जाते जाते जो चतुर्थ युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान को भी उन्होंने हरा दिया था और ये क्षेत्र उनके अधीन हो गया था, ये वाला अंग्रेजों के, कर्नाटक वाला क्षेत्र। अब देखते हैं हम कि जो मराठे हैं, मराठों का प्रभाव था, मराठों से अंग्रेजों ने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया। लेकिन 1775 में क्या होता है कि 1775 में जो राघोबा थे, जो कि मराठों के राजा बनना चाहते या मराठा साम्राज्य पर अधिकार करना चाहते थे, वो भागकर कहाँ चले गए, अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों से उन्होंने संधि की। तो ये उस समय क्या हुआ था, मराठों का प्रथम युद्ध हुआ था। ये फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 85। कौन सा समय है ये, जब हैदर अली से हार गए थे अंग्रेज, उसके बाद ये युद्ध हुआ था और इसमें ये मराठों से भी हार गए, ठीक है, मराठों से भी हार गए, इधर इससे भी हार गए। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, 1802 में
जो राघोबा का ही पुत्र था, बाजीराव द्वितीय, इसने बाजीराव का नाम डुबा दिया। इसने क्या किया, इसने किससे संधि कर ली, इसने अंग्रेजों से संधि की, बसीन की संधि। क्योंकि इसने जसवंतराव होलकर के भाई को मार दिया था और उसके डर से ये भागकर कहां चला गया था, अंग्रेजों के पास, और इसने 1802 में बसीन की संधि की। उसके बाद जो युद्ध हुए वो थे मराठा द्वितीय युद्ध, सेकंड मराठा वॉर हुए, और इसमें अंग्रेजों के हाथों मराठों को हारना पड़ा था। तो अंग्रेज जब 1802 में हार गए, 1803 में हार गए, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद 1805 में, देखो ये हमने पढ़ा था कि 1803 से 1805 में राजपूतों से संधियां किसने की थी, अंग्रेजों ने। लेकिन ये कैसी संधियां थी, ये रक्षात्मक संधियां थी। कैसी संधियां थी, रक्षात्मक संधियां थी। 1805 में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध के बाद राजघाट की संधि होती है, किस किस के बीच, मराठों व अंग्रेजों के बीच, जिसमें क्या होता है कि जो राजपूतों से जो संधियां अंग्रेजों ने की थी, इन संधियों को क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, यानी ये निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, 1805 के बाद। उसके बाद देखेंगे 1817 में जाकर जो होलकर हैं, इनसे अंग्रेज संधि करेंगे और राजपूताने की जो है, राजपूताने के क्षेत्र से जो कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, उनसे संधियां करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे 1817 में। तो हम देखते हैं कि 1817 में जाकर जो संधियां होंगी और 1823 तक ये कौन सी संधियां होंगी, सहायक संधियां। तो जो 1803 से 5 के बीच में जो संधियां हुई है वो कौन सी संधियां हैं, वो संधियां थी रक्षात्मक संधियां। उन्हें हम सहायक संधियां नहीं बोलते। सहायक संधियां किसे बोलते, जो 1817 से और 23 के बीच में हुई थी। किसके समय, 1817 में जो था, इसको हटा देते हैं एक बार। तो देखिए संधियां हम पढ़ लेते हैं पहले। अंग्रेजों और राजपूतों में जो संधियां हुई, तो अंग्रेज और राजपूत जो संधियां हुई थी, सबसे देखिए 1776 का समय था, जब जो पृथ्वी सिंह है उन्होंने संधि का प्रस्ताव अंग्रेजों के पास भेजा था। ठीक है, और फिर बाद में देखिए 1802 में पृथ्वी, जो ये जयपुर के शासक है, जयपुर के शासक की सहायता से अंग्रेजों को संधि करने के लिए प्रस्ताव किसने भेजा था, मेवाड़ के राजा ने। क्योंकि मेवाड़ और जो ये क्षेत्र थे ये अपने सामंतों और जागीरदारों से परेशान थे। ठीक है, और साथ ही मराठों से परेशान थे। तो मराठों से, अपने जागीरदारों, सामंतों से रक्षा के लिए किससे संधियां करना चाह रहे थे, अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेज जो सत्ता थी उस समय सबसे शक्तिशाली भारत में उभर कर आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेवाड़, उसके बाद 1803 में क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं और वो खुद मराठों के विरुद्ध, क्योंकि अंग्रेजों को भी मराठों के विरुद्ध क्या चाहिए था, शक्ति चाहिए थी या सहयोग चाहिए था। तो ये लोग 1803 के बाद क्या करते हैं, संधियां करते हैं। जो संधियां कैसी थी, ये रक्षात्मक संधियां थी कि हमें जब आपकी आवश्यकता होगी तो आप रक्षा के लिए हमारे को सेना व सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये रक्षात्मक संधियां थी। 1805 में क्या होता है, 1805 में क्या होता है कि जो आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या होता है, राजघाट की संधि होती है। किस किस के बीच होती है, राजघाट की संधि मराठों वो अंग्रेजों के बीच होती है। और उसमें क्या तय होता है कि जो भी राजपूताने से संधियां की गई हैं उन सबको कैंसिल कर दिया जाए, उनको निरस्त कर दिया जाए। तो जो राजपूताने से 1803 से 1805 के मध्य में जो भी संधियां हुई थी वो सब राजघाट की संधि से क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो इसमें जो संधि के बाद क्या होता है कि अब देखते हैं हम कि सहायक संधियां, ये कैसी थी, सब रक्षात्मक संधियां। हम क्या देखेंगे, सहायक संधियां।
तो सहायक संधियों का जो जनक था वो कौन था? वेलेजली। देखिए, जो वेलेजली ने पहली सहायक संधि किसके साथ की थी? पहली जो सहायक संधि भारत के अंदर करने वाला था वो कौन था? हैदराबाद। तो पहली सहायक संधि किसने की थी? हैदराबाद ने की थी। कब की थी? 1798 में। आप कहेंगे कि 1803 में संधियां करते, लेकिन ये संधियां सहायक संधियां नहीं थी। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि जो 1803 से 1802 में जो राजपूतों से जो संधियां की गई थी वो रक्षात्मक संधियां थी वो, और जबकि जो वेलेजली ने भारत के अंदर जो संधियां की थी, जैसे हैदराबाद की जो संधि की थी वो कौन सी संधि थी? सहायक संधि थी। तो ये फर्स्ट स्टेट था जिसने सहायक संधि की थी। ठीक है, राजपूताने में जो सहायक संधियां हुई थी वो कब से हुई? 1817 से। किसके समय? इस समय आ गए थे लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, जिसके समय संधियां हुई 1823 तक। तो सबसे आखिरी में संधि किसने की? 1823 में जाकर सिरोही ने। हम देखते हैं सबसे विस्तृत जो संधि थी वो किसकी थी? कोटा की। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि सहायक संधि अब किस प्रकार से हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये राजा हैं जिन्होंने संधियां तो कर ली 1823 तक, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने किस शर्त पर संधियां की कि अंग्रेज जो इनके विदेशी मामले थे या जो इनके पड़ोसी जो राज्य थे उनसे जो भी विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेंगे? अंग्रेज। और एक पॉलिटिकल एजेंट जो कि अंग्रेजों के रियासत में रखा जाएगा, जिसका खर्च कौन वहन करेंगे? जो कि राज्य थे, स्टेट थे। और साथ ही जो सामंत थे उनके खिलाफ अंग्रेजों ने विशेषाधिकार दे दिए। उनके जो विशेषाधिकार थे सामंतों के, एक तरह से जागीरदारों के, वह अंग्रेजों ने समाप्त करने का काम किया, जिससे कि राजाओं की स्थिति मजबूत हुई। इससे सामंत वर्ग नाराज हो गया। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने जो मुगल जो राजपूत शासक थे उनको किसके खिलाफ? जागीरदारों के खिलाफ जो प्रबल किया और उनका सहयोग प्रदान किया तथा मराठों से भी उन्हें रक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे रक्षा के नाम पर धीरे धीरे क्या करने लगे? उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल एजेंट था जो स्टेट में, हर स्टेट में एक अपना पॉलिटिकल एजेंट रखा जो वहाँ के उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जो बाहर उनके जो आपसी भेदभाव होंगे उन्हें सुलझाने का कार्य वो करेगा। जो उनके आसपास के जो पड़ोस के जो राज्य हैं उनसे जो विवाद होंगे उन्हें सुलझाएंगे कौन? अंग्रेज सुलझाएंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो शुरू में जो संधियां की थी उसके बाद वो क्या करने लगे? उन्होंने रक्षा के नाम पर एक सैन्य टुकड़ी भी रखना प्रारंभ कर दिया, जिसका खर्च कौन वहन करने वाले थे? राजा। जो रियासतें थी वो उसका खर्च वहन करने वाली थी। साथ ही उनके आंतरिक मामलों में भी पॉलिटिकल एजेंट हस्तक्षेप करने लगे। तो इस वजह से जो असंतोष बढ़ गया था। और साथ ही हम देखते हैं कि जब 10 मई को जो क्रांति होने वाली थी उसके प्रचार के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे। क्रांतिकारियों ने कुछ योजनाएं बनाई थी, जिससे कि कमल और रोटी को गांव-गांव जाकर बांटना था, जिससे कि क्रांति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात को पहुंचाया जाए और इसको सूचनाओं को फैलाया जाए। तो जो ये साधु और सन्यासियों के भेष में लोग भेष बदलकर जगह जगह घूम रहे थे, जो राजस्थान तक भी आए थे, जिन्होंने कि क्रांति को बढ़ाने का कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ सुधार लागू किए थे। सुधार क्या किए थे कि इन्होंने जैसे सती प्रथा को बैन किया था, या हम कहें कन्यावध को बैन किया था। तो जो जनमानस था उनके मन में ये भाव था कि वो हमारे जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके कारण उनमें आक्रोश था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो तत्कालिक कारण थे वो क्या रहे। तो देखिए, तत्कालिक कारण जो थे उससे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? कैनिंग। किस समय? 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। और एजीजी कौन था?
एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये कौन होते थे? एजेंट होते थे गवर्नर जनरल के, जो कि राज्य में होते थे। जैसे कि राजस्थान में अजमेर में होते थे, और गर्मियों के समय ये माउंट आबू में इनका कार्यालय था। तो 6 महीने ये माउंट आबू और 6 महीने अजमेर। ठीक है। अजमेर का मैगजीन जो दुर्ग है, मैगजीन फोर्ट है, वो शस्त्रागार था, इसलिए उसे मैगजीन फोर्ट कहते हैं। वो अकबर का किला था, अकबर ने बनवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में भी उसका उपयोग किया था अकबर ने। तो ठीक है, वो वहां पर अंग्रेज अधिकारी था, एजीजी था, जो कौन था? लोकेट। तो लोकेट पहले पहने जाता ना, तो लोकेट कौन था? फर्स्ट एजीजी था, राजस्थान का पहला एजीजी था। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अब जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, एजीजी था, इसके अतिरिक्त 6 जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जो राज्य थे, उनके अंदर इसके एजेंट होते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो ये तो गवर्नर का एजेंट था, और पॉलिटिकल एजेंट इसके एजेंट थे। ठीक है, वो एजीजी के अंडर काम करते थे। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स। तो सावर कहाँ है? अच्छा, सबसे ज्यादा झीलें कहाँ है? तो ये था उदयपुर। शावर, झीलें, झरने। ठीक है, शावर्स। उसके हम देखते हैं ईडन। तो आपने सुना होगा ईडन गार्डन कहाँ है? कलकत्ता में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जयपुर के। उसके बाद देखते हैं मैक मोशन। तो मैक मोशन कहाँ के थे? देखिए, मोशन क्यों बनते? गर्मी से। तो गर्मी कहाँ ज्यादा रहती? मारवाड़ वाले क्षेत्र में, रेगिस्तान में। तो मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैक मोशन। अब बटन कहाँ है? कोटा में। तो बर्टन कहाँ के थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। एक थे मॉरिसन। ठीक है, मॉरिसन। तो मॉरिसन कहाँ के थे? ये थे भरतपुर के। उसके बाद देखिए, मॉरिसन के बाद कौन थे? एक थे जेडी हॉल। देखिए, अब जब हम पर्यटन पे जाते हैं या घूमने कहीं जाते हैं, तो हम क्या बुक करते हैं? हॉल बुक करते हैं ना। तो आप कहाँ घूमने गए हो? माउंट आबू। तो जो सिरोही है, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? जेडी हॉल। ठीक है, तो ये हमने 6 पॉलिटिकल एजेंट देखे। तो हम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के अधीन एजीजी था, और एजीजी के अधीन कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कहां पर कौन कौन से 1857 क्रांति के समय कौन कौन से राजा कहां कहां पर थे। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजपूत राजा। ठीक है, जो प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम डायरेक्ट तैयार करेंगे, उनके बारे में डायरेक्ट इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल एजेंट हमने पढ़ा, कब जो क्रांति हुई थी, जो आगे हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं जिन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे राम। राम, फिर राम, कहेंगे राम राम राम। तो ये थे राम सिंह,
ये भी थे राम सिंह, बस आपको क्या लगा देना है, सिंह। ये कहाँ के हैं, कोटा। दूसरे सिंह कहाँ थे, बूंदी। और तीसरे सिंह कहाँ थे, जयपुर। कितना सिंपल है, 3 आपको याद हो गए। ये राम सिंह थे द्वितीय, ठीक है। तो ये आपको इतनी आसानी से याद हो गए 3 तो, ठीक है। अब राम के बाद इनके भाई कौन थे, लक्ष्मण। राम के भाई कौन थे, लक्ष्मण। तो जो लक्ष्मण थे इन्होंने क्या खींची थी, लक्ष्मण रेखा। और किससे खींची थी, बांस के डंडे से खींची थी। तो ये कहाँ के थे, बांसवाड़ा। तो लक्ष्मण ने विनय किया था किससे, कहाँ किया था, विनय पूर्वक। तो जो विनय सिंह थे ये कहाँ के थे, अलवर के। देखिए एक मदन पाल थे, मदन गोपाल, मदन पाल, ये कहाँ के हैं, करौली के। तो ये जो मदन पाल थे यही अंग्रेजों के साथ कहाँ आए थे, कोटा आए थे, कोटा की क्रांति को दबाने के लिए, ठीक है। तो ये कौन है, मदन पाल। अब देखिए जो स्वरूप सिंह है वो कहाँ के, स्वरूप सिंह को तो जानते ही हैं सभी। स्वरूप सिंह कहाँ के थे, स्वरूप सिंह थे मेवाड़ के, उदयपुर लिख देता हूं, ठीक है। स्वरूप सिंह कहाँ के थे, उदयपुर के। उसके बाद हम देखते हैं कि धौलपुर, धौलपुर के कौन थे। तो हम नहा धोकर कहाँ जाते हैं, भगवान के पास। नहा धो के कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसके पास, भगवान के पास। तो भगवंत सिंह ये कहाँ के थे, नहा धोकर, धौलपुर के थे। अब देखो जो जब डूबेगा सूर्य तभी तो उदय होगा, जब सूर्य डूबेगा तभी उदय होगा। तो उदय सिंह, उदय सिंह कहाँ के थे, डूंगरपुर के, ठीक है। एक थे दलपत सिंह, ये भी देख लेते हैं हम, दलपत सिंह। दलपत सिंह कहाँ के थे, दलपत सिंह थे प्रतापगढ़। तो दलपत सिंह प्रतापगढ़ के थे। उसके बाद देखते पृथ्वी सिंह। तो जो भी पृथ्वी पर उसकी जिंदगी क्या है, झालावाड़। तो ये कहाँ के थे, झालावाड़ के। कहते ना भाई पैदा होकर जिंदगी झालावाड़ हो गई, तो ये पृथ्वी सिंह कहाँ के थे, झालावाड़ के, ठीक है। लगभग 20 रियासतें थी, जिसमें से 17 जो थी रियासतें वो राजपूत रियासतें थी, और 2 जो थी वो जाट रियासतें थी, और एक क्या थी, मुस्लिम। तुम देखते मुस्लिम रियासत कौन सी थी, मुस्लिम रियासत थी टोंक की, जहां कौन थे, वजीरुद्दीन। भाई वजीर थे ना, तो वजीर कहाँ के, टोंक के। अभी सचिन पायलट टोंक के वजीर है। उसके बाद देखो वजीर के बाद कौन आ गया, राजा आ गया। तो राजा काहे पे बैठता, तख्त पे। तो तख्त सिंह, तख्त सिंह कौन थे, राजा जो तख्त पर बैठ रहा है। तो राजा कहाँ के हैं अभी इस समय हमारे राजस्थान में, वो है अशोक गहलोत। कहाँ के, जोधपुर के, जोधपुर के। तख्त सिंह कहाँ के थे, जोधपुर के। तख्त सिंह के बाद हम देखते हैं कि जैसलमेर भी देख लेते हैं। जब जोधपुर देख लिया तो जैसलमेर के थे रणवीर सिंह। ये कहाँ के हैं, जैसलमेर के। अब जैसलमेर के रणवीर सिंह। रणवीर सिंह के बाद देखिए बीकानेर के, बीकानेर के कौन है, सरदार, सरदार सिंह। ये कहाँ के, बीकानेर के। बीकानेर में क्यों है सरदार जी, क्योंकि बीकानेर में ही कौन पड़ रहा है, श्री गंगानगर, जहाँ कौन है सरदार।
तो बीकानेर कौन थे? सरदार सिंह। भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह। और एक थे शिव सिंह सिरोही के। सिरोही कौन थे? शिव सिंह। तो शिव सिंह कहाँ के? सिरोही के। तो ठीक है, राम सिंह बूंदी के, राम सिंह कोटा के, राम सिंह जयपुर के। ठीक है, 3 राम 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 राम। उसके बाद लक्ष्मण बांस से रेखा खींचते थे, बांसवाड़ा के। विनय सिंह अलवर के थे, विनय पूर्वक कार्य करते थे। मदन पाल करौली के थे, मदन गोपाल का मंदिर भी करौली में। तो स्वरूप सिंह उदयपुर में। स्वरूप कहाँ का अच्छा है? उदयपुर का स्वरूप अच्छा है ना, तो स्वरूप सिंह उदयपुर के थे। धोम नहा धोकर कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। भगवंत सिंह उदय होने के बाद ही डूबता है, तो उदय सिंह डूंगरपुर के। दलपत के प्रताप के दल में कौन थे? प्रताप के दल में कौन थे? सिंह थे सब, तो दलपत सिंह। पृथ्वी सिंह कहाँ के थे? झालावाड़ के। ठीक है, वजीरुद्दीन टोंक के थे, वजीर सचिन पायलट। तख्त सिंह जोधपुर के थे, अशोक गहलोत। तो ये जोधपुर के तख्त सिंह तख्ते पे बैठे। तो जैसलमेर कौन थे? रणजीत सिंह। सॉरी, ये रणवीर सिंह नहीं, जैसलमेर के कौन थे? रणजीत सिंह। जैसलमेर के कौन थे? रणजीत सिंह। और सरदार सिंह का बीकानेर के थे, क्योंकि सरदार सिंह बीकानेर के थे, बीकानेर में ही श्री गंगानगर पास में। सरदार उधर हैं, जसवंत सिंह भरतपुर के। और शिव सिंह सिरोही में। शिव सिंह स सिरोही। ठीक है, तो ये राजपूत राजा थे किस समय? जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ये सब राजा उस समय थे। तुम देखते हैं कि जो राजस्थान में 1857 क्रांति किस प्रकार से शुरू हुई। तुम देखते हैं 10 मई को जो भारत में मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है, 1857 क्रांति की। राजस्थान में क्या होता है कि अजमेर में क्या है? शस्त्रागार है। जिसकी रक्षा कौन करती थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री अजमेर शस्त्रागार की रक्षा करती थी, जब मेरठ में 10 मई को जब क्रांति होगी, तो ये सब क्या थे? ये सब भारतीय थे। तो इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को यहां से कहां भेज दिया? नसीराबाद। ठीक है, तो जो 10 मई को मेरठ में जो क्रांति शुरू हुई थी, वो क्यों हुई थी? चर्बी लगे कारतूस की वजह से। उसका जो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। तो पहले क्या था कि पहले जो ब्राउन बेस राइफल यूज होती थी, पहले जो ब्राउन बेस राइफल यूज करते थे अंग्रेज, उसके बदले जो अब नई राइफल जो आई थी, वो कौन सी थी? एनफील्ड। एनफील्ड राइफल आई थी। एनफील्ड राइफल में क्या था? जो कारतूस थे उन पे चर्बी लगी हुई थी, और उन्होंने पहले फायर करने से पहले मुंह से उसे निकालना पड़ता था, जिसके बाद वो यूज आते थे। तो उसमें जो शक था कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। जो गाय और सुअर की चर्बी से था, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे, जिनका मानना था कि सुअर जो है मुस्लिमों के लिए हराम था, और गाय जो हिंदुओं का पूज्य पशु था। तो जो पूज्य पशु था, और इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ये मानते थे, या दोनों में ये विचार आया कि ये जो अंग्रेज हैं, उन्हें क्या उनके धर्म को भ्रष्ट कर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उनके अंदर जो क्रांति की भावना या विद्रोह पैदा हुआ, असंतोष फैला। और इस असंतोष में आग का काम किसने किया? कि अंग्रेजों ने जो ये कारतूस जो काम में आ रहे थे, इनको वापस लेने के लिए एक आदेश जारी कर दिया कि इन कारतूसों का प्रयोग बंद किया जाएगा, जिससे कि उनका शक था जो यकीन बदल गया कि जरूर इनमें
चर्बी लगे कारतूस थे, तभी तो इन्हें अंग्रेजों ने वापस लिया। ठीक है, और क्रांति भड़क गई। 10 मई को जब मेरठ में क्रांति हुई तो जो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो नसीराबाद, इसको भेज दिया गया। ठीक है, और नसीराबाद में कौन थी? नसीराबाद में ऑलरेडी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, नसीराबाद में भी इनको भेजकर वहां पर एक बॉम्बे लॉन्सर्स जो घुड़सवार सेना थी उसको क्या किया, उसको जो तोपखाने का जो सिक्योरिटी का जिम्मा था वो उसको जो बॉम्बे लॉन्सर्स थी उसको दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो जितने भी सैनिक थे भारतीय, उनको क्या हुआ, उनके इससे क्या हुआ, जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको असंतोष व्याप्त हो गया कि हमें यहां से हटा दिया गया या उन पर शक किया गया। तो इसलिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो अंग्रेजों से नाराज हो गई। ठीक है, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने देखिए 28 मई को, सबसे पहले 28 मई को कहां, नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। कहां कर दिया? नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। तो नसीराबाद में विद्रोह करने के बाद 30 मई को जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो भी उनके साथ आ गई। और नसीराबाद में जो अंग्रेज अधिकारी थे, न्यू बारी और स्फोटिक वुड, इन दोनों की हत्या कर दी गई। ठीक है, न्यू बारी और स्फोटिक वुड की हत्या कर दी गई। उसमें हार्डी और अन्य एक और अंग्रेज अधिकारी थे वो घायल हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो 28-30 मई को यहाँ से ये लोग नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूट लिया, इन्होंने तोपखानों को भी लूट लिया और धन संपदा जो भी थी उसे भी लूट लिया। और यहाँ से लूटने के बाद ये लोग कहाँ चले गए? दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो ये जो जून में जाकर ये लोग दिल्ली पहुंचे, कब? 20 जून को। और जो दिल्ली में, मेरठ में जो ये दिल्ली में भी विद्रोह चल रहा था, दिल्ली में जो क्रांति का नेता वो कौन था? बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जफर के नाम से कविताएं लिखता था। तो ये जो मोहम्मद बहादुर शाह जफर था, तो जो दिल्ली में जो अंग्रेज सेना थी जो दिल्ली का घेरा डालकर बैठी थी, उस पर पीछे से जो नसीराबाद से गई, इन्होंने 20 जून को उन पर हमला कर दिया और वो हार गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमच में जो क्रांति हुई, नीमच में 3 जून को देखिए कि 28 मई और 30 मई ये जो नसीराबाद में हुई, और ये कहां चले गए? दिल्ली। पहले देखते हैं 6 सैनिक छावनियां थी, वो देख लेते हैं। 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में उस समय। कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी? कि नसीब से तो नसीराबाद, तो 6 सैनिक छावनियां देखते हैं। अजमेर में 2 सैनिक छावनियां थी, एक थी नसीराबाद, दूसरी थी ब्यावर। अजमेर के पास जो टोंक वाला एरिया है, तो टोंक में कौन सी थी? देवली। ये कहां थी? टोंक में।
अब अजमेर के पश्चिम की तरफ देखते हैं, पाली में कौन सी थी? एरिनपुरा। ये कहाँ थी? पाली में। उदयपुर में थी खेरवाड़ा। और नीमच ये कहाँ थी? एमपी में। उस समय राजस्थान में थी। नीमच कहाँ है? एमपी में। तो 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, तो नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह हुआ। हम देखते हैं कि जो ब्यावर है, ब्यावर और खेरवाड़ा, उदयपुर। तो हम देखते हैं उदयपुर खेरवाड़ा वाली जो छावनी और ब्यावर वाली छावनी, यहाँ पर क्या हुआ? विद्रोह क्रांति 1857 की नहीं हुई थी। तो 2 सैनिक छावनियों में नहीं हुई थी, खेरवाड़ा और ब्यावर। कहाँ कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी, देवली में हुई थी, एरिनपुरा में हुई थी और नीमच में हुई थी। तो हम इसे सीक्वेंस देखेंगे। इसके बाद देखते हैं मई के बाद क्या था? जून। तो 3 जून 1857 को कहाँ हुई? नीमच। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई। ठीक है, नीमच में कौन थे? हीरा सिंह। हीरा सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो जो नीमच था, नीमच में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो किधर की ओर भागे? वो भागे चित्तौड़ की ओर। कहाँ गए? वो डोंगला। और डोंगला के बाद वो कहाँ गए? डोंगला के बाद जो उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, शावर, कैप्टन शावर्स, उन्होंने इन्हें स्वरूप सिंह की सहायता से कहा जगमंदिर में शरण दी। तो स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर में, जो कि पिछोला झील में बना हुआ है, वहां पर शरण दी थी। तो ये डोंगला में, जो डोंगला से फिर ये कहाँ आ गए? उदयपुर। उदयपुर में जगमंदिर में इन्हें शरण दी गई थी। ठीक है, उदयपुर के जगमंदिर में शरण दी किसको? अंग्रेज जो भागे थे यहां से, नीमच से, उनको। और जो हीरा सिंह के नेतृत्व में जो ये विद्रोही थे, ये किधर चले गए? ये यहां से चले गए शाहपुरा, निम्बाड़ा होते हुए ये सब फिर गए देवली। इन्होंने देवली टोंक वाली छावनी जो थी वहां पर भी लूटपाट की, और वहां से भी सैनिक जो क्रांतिकारी इनके साथ हो गए। और देवली से होते हुए फिर ये टोंक और आगरा होते हुए कहां चले गए? दिल्ली। कहां कूच कर गए? दिल्ली की ओर। अब देखिए, जब ये दिल्ली चले गए तो यहां से कौन आए? कैप्टन शावर्स, जो कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, हमने पढ़ा है मेवाड़ के। तो जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे ये कब आए? जून में। 3 जून के बाद देखो, ये 3 जून को यहां से गए और इधर चले गए, और ये 8 जून को, 5 दिन बाद, 8 जून 1857 को किसको लेके आए? कोटा। देखिए, कोटा, बूंदी और किसको लेके आए? कोटा, बूंदी और एक स्वयं मेवाड़। कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना को लेकर कहां आ गए? ये नीमच आ गए, और नीमच पर वापस से इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि ये जो नीमच आए थे, कोटा वाले जो थे, कोटा से बर्टन आए थे। तो हम देखते हैं कि जब कोटा की क्रांति होगी तो कोटा के महाराव बर्टन को वापस कोटा आने के लिए मना करेंगे, लेकिन बर्टन कोटा आ जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि हम कोटा में भी क्रांति भड़क जाती है। तो कोटा में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी अक्टूबर में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं जून में। तो कोटा में क्रांति होगी दीपावली के आसपास, धनतेरस के दिन क्रांति होती। तो अब देखो, आप यहाँ मई में क्रांति हो रही, तो क्रांति में देखिए आप कि पहले नसीराबाद में क्रांति हुई, ये लोग दिल्ली चले गए। फिर जून में नीमच में हुई, ये सैन्य टुकड़ियां जो थी ये सब दिल्ली चली गई। ठीक है, तो क्रांति असफल होने के यही कारण रहे कि उनका जो समय था वो अलग अलग था। अब हम नीमच के बाद देखते हैं अगली। नीमच हमने देख लिया, नसीराबाद में देख लिया। देवली जो थे वो नीमच वाले जो देवली जाकर टोंक में लूटपाट करके, और ये भी साथ में हो गए। उसके बाद हम देखते हैं एरिनपुरा। देखिए, हमने पढ़ा था नीमच,
पहले नसीराबाद। नसीराबाद में हमने 2 डेट पढ़ी, 28-30 मई की बात है। उसके बाद हम नीमच पढ़ते हैं, और नीमच में कब हुई? नीमच में हुई थी जून। मई के बाद क्या आएगा? जून, तो 3 जून। ठीक है। और 8 जून तक वापस नीमच पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, क्योंकि ये दोनों जो थे ये दिल्ली चले गए, क्योंकि दिल्ली में जो थे बहादुर शाह जफर क्रांति का नेता था, जहां सब जाकर अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते थे, सब सेना से वहां मिलना चाहते थे, जो 10 मई को वहां क्रांति हुई थी। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं नीमच, नसीराबाद और नीमच के बाद एरिनपुरा, जो कहाँ पड़ती है? पाली में। मई, जून, जुलाई और अगस्त, यहां कब हुई? अगस्त में जाकर 21। तो 21 अगस्त को क्या हुआ? जो यहाँ के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके कहाँ चले गए? माउंट आबू। माउंट आबू की ओर गए, और माउंट आबू में लूटपाट करके ये लोग कहाँ गए? जो यहाँ 21 अगस्त को जो जो विद्रोही थे वो 21 अगस्त के बाद कहाँ चले गए? दिल्ली की ओर कूच कर गए। और जो एरिनपुरा के ये जो सैनिक विद्रोही थे, इन्होंने ही जो नारा क्या दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो आपसे पूछ ले कि ये नारा कहाँ के विद्रोही सैनिकों ने दिया था, तो ये थे एरिनपुरा, पाली के। अब ये माउंट आबू से कहाँ की ओर जा रहे हैं? दिल्ली की ओर। इसी प्रकार से एक सेना थी जोधपुर लीजियन, तो जो 23 अगस्त, इनके 2 दिन बाद कौन सी? 1857 में ही देखते हैं जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन करके थी जिसने विद्रोह किया, और इनका नेतृत्व किसने किया? एक थे तुलसी राम। राम किसके हैं? तुलसी के। एक कौन है? मोती खां। मोती खां। और कौन है? शीतल प्रसाद। ठीक है। तुलसीराम, मोती खां और शीतल प्रसाद ने इनका नेतृत्व किया। तो देखिए जो एरिनपुरा वाले हैं और ये जोधपुर लीजियन से जो सैनिक कहाँ की ओर जा रहे हैं? ये दिल्ली की ओर जा रहे हैं। और इन्हें रास्ते में कौन मिलते हैं? आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह मिलते हैं। इन्हें आहुआ में कौन मिलते हैं? ठाकुर कुशाल सिंह जो हैं, उनकी जो सिंह है, इनका तख्त सिंह से, क्योंकि ये एक सामंत और जागीरदार है। हमने पढ़ा कि जागीरदार जो असंतुष्ट थे किसके खिलाफ? जोधपुर जो रियासत थी उसके खिलाफ ये असंतुष्ट थे, और उनसे इनका विद्रोह या विरोध चलता है, जिसमें कुशाल सिंह, जो ये विद्रोही सैनिक जो दिल्ली की ओर जा रहे हैं, इन्हें कुशाल सिंह अपने साथ मिला लेते हैं। देखिए जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से जब विद्रोही मिल जाते हैं तो इनके 2 प्रमुख केंद्र होते हैं। आवा के ठाकुर जो थे वो किसके भक्त थे? सुगाली माता के। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखना जरूरी है कि कुशाल सिंह किसके अनन्य भक्त थे, या उनकी कुलदेवी कौन थी? सुगाली माता। एक प्रमुख केंद्र था कामेश्वर महादेव मंदिर। तो इनके 2 प्रमुख केंद्र थे। अब देखिए कि जब अंग्रेज आएंगे इनसे अंग्रेज लड़ने, तो वो जोधपुर की सेना भी उनके साथ होगी और अंग्रेज भी। अब 2 विद्रोही हो गए कुशाल सिंह के। ठीक है। जोधपुर के शासक किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है। तो जोधपुर से सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजी, जिसमें कि एक किलेदार थे अनार सिंह। ठीक है। तो जो सिंघवी
कुशलराज किसके तरफ से आए थे? तख्त सिंह की तरफ से। और अंग्रेजों की ओर से था हीथकोट, ठीक है। और एक किलेदार था अनार सिंह, ठीक है। तो ये कब आए थे? 8 तारीख को, 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को ही बिठोड़ा नामक जगह पर युद्ध होता है। बिठोड़ा या बिठोड़ा बोलते हैं उसे, तो इसे बिठोड़ा का युद्ध भी कहते हैं। तो बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को बिठोड़ा के युद्ध में किसकी हार हुई? अंग्रेजों की हार होगी। ये किससे लड़े थे? कुशाल सिंह से। और इसमें कुशाल सिंह और विद्रोही विजयी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हम 9 सितंबर, 2 दिन ये युद्ध चला था। 9 सितंबर को इसमें अनार सिंह मारे गए थे जो किलेदार थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो राजस्थान के एजीजी थे, ठीक है, ये सेना हार जाने के बाद, जिसमें कि जोधपुर के शासक और अंग्रेजों की सेना हार जाने के बाद स्वयं एजीजी खुद सेना लेकर कहां पहुंच गए? कुशाल सिंह से लड़ने। तो एजीजी कौन थे उस समय? ठीक है। बिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर की सेना व हीथकोट के हार जाने के बाद खुद कौन पहुंच गए? खुद जो एजीजी थे, एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस पहुंच गए। और जोधपुर से कौन आया था? मैकमोसन, जो कि वहां का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। ये जो दोनों लड़ने कब पहुंचे? ये पहुंचे 10 दिन बाद, 18 सितंबर को। तो आप देखिए कि जो पहले जो नसीराबाद में हुई, मई में हुई, फिर उसके बाद जून में, और अब देखते हैं कि हम जुलाई और अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर तक ये युद्ध चले। किस प्रकार से अशांति रही राजस्थान में। अब 18 सितंबर को देखिए कि आप, ये जो चेलावास नामक जगह है पालिक पास ही, वहीं पर ये युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध, जिसे बोलते चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर को जब चेलावास का युद्ध हुआ, इसमें भी जो एजीजी था और मैकमोसन था, दोनों की जो संयुक्त से जो अंग्रेज थे वो किससे हार गए? कुशाल सिंह से। और कुशाल सिंह विजयी हुए। ठीक है। तो जो 18 सितंबर को और 8 सितंबर को जो ये बिठोड़ा का युद्ध हुआ, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? कालो गोरो का युद्ध। तो ये युद्ध जो हुए, ये जो ठाकुर कुशाल सिंह ने जो युद्ध लड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कई बार पूछे गए, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो कालो गोरो का युद्ध है, या चेलावास का युद्ध है, या ये जो बिठोड़ा का युद्ध है, ये कब हुए थे, ठीक है। और अनार सिंह किलेदार थे, और कुशलराज सिंह भी जो थे वो तख्त सिंह की ओर से युद्ध लड़ने आए थे। तो तत्कालीन शासक कौन थे? तख्त सिंह थे, जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये कालो गोरो का युद्ध था। अब देखिए चेलावास का जो युद्ध था, इसमें मैकमोसन मारा जाता है और कुशाल सिंह की सेना इसे ले जाती है और आवा के किले में इसका मस्तक टांगा जाता है और फिर से तोप से उड़ा दिया जाता है। तो इसके जो युद्ध था वो काले गोरों का युद्ध था। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 18 सितंबर को चेलावास के युद्ध में हार जाने के बाद एजीजी लॉरेंस जो था वो फिर से आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया, हम देखते हैं कि 20 जनवरी, कितने दिन बाद? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3-4 महीने बाद 20 जनवरी को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी
ठीक है, क्योंकि जो संघर्ष चल रहे थे उसके बाद हम देखेंगे कि इससे पहले सितंबर के बाद देखेंगे कि अक्टूबर में कोटा में क्रांति हो जाएगी। ठीक है, तो सभी जब अंग्रेज व्यस्त थे उसके बाद देखेंगे कि हम जनवरी में जाकर होम्स के नेतृत्व में जो सेना भेजेगा, तो ये कुशाल सिंह जो है वो भागकर कहाँ चले जाएंगे, सलुम्बर चले जाएंगे। ठीक है, सलुम्बर बाग के बाद ये कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास चले जाएंगे। सलुम्बर में कौन थे, केसरी सिंह, तो वो इनको अपने यहाँ शरण देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 20 जनवरी को जो युद्ध होगा होम्स के नेतृत्व में, जब अंग्रेज सेना आएगी तो वो जो आहुआ है उसको पूरी तरह तहस नहस कर देगी और साथ ही सुगाली माता की मूर्ति भी वहां अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि जाकर 1860 में, ठीक है, अगस्त लगभग 8 अगस्त 1860 में जाकर जो कुशाल सिंह हैं वो क्या करेंगे, समर्पण करेंगे और एक आयोग बनाया जाता है जिसे बोलते हैं टेलर कमीशन या टेलर आयोग। तो जो टेलर आयोग है ये क्या करता है, ये कुशाल सिंह की जांच करता है और जांच में इसके बाद जो इनको छोड़ने की मांग उठती है और 1860 के बाद इनको फिर क्या करते हैं, जांच टेलर कमीशन की जांच के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को छोड़ दिया जाता है और ये उदयपुर में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो बेटा होता है वो आहुआ की जागीर पर आहुआ की सत्ता को संभालता है, आहुआ की जागीर उसको मिलती है बाद में जाकर। ये लगभग 10 वर्ष तक आहुआ से दूर रहते हैं। अब हम देखते हैं कोटा में जो क्रांति हुई, कोटा में उसको हम देखते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया है नसीराबाद, कब से शुरू हुई, 28 मई से और 30 मई। शुरुआत किसने की, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। एक बार पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे पहले जो 1857 क्रांति की शुरुआत किस इन्फेंट्री ने की, नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, नसीराबाद की हम बात देखते हैं। हम नीमच में कब हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि एरिनपुरा 21 अगस्त और 23 अगस्त। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ठाकुर कुशाल सिंह हैं ये आहुआ में जो बिठोड़ा के युद्ध हुए वो कब हुए, 8 सितंबर। और चेलावास का युद्ध कब हुआ, 18 सितंबर। उसके बाद देखते हैं कि जनवरी में जाकर, ये तो 1857 की बात है, उसके बाद देखते हैं कि 20 जनवरी को जाकर होम्स ने वहां कब्जा कर लिया 1858 में। ठीक है, और होम्स के बाद देखते हैं कि क्या हुआ कि 20 जनवरी को कब्जा हो गया कहाँ, आहुआ में। उसके बाद देखते हैं कि 1800 वही अगस्त के समय 60 में इन्होंने क्या किया, समर्पण किया और टेलर आयोग बना इसकी जांच करने के लिए। तो ये याद रखें, टेलर आयोग किसकी जांच की थी, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की। इनका सहयोग किसने किया था, सलुम्बर, वो कोठारिया के जो जागीरदार थे उन्होंने। ठीक है, सलुम्बर में केसिंह और कोठारिया में जोध सिंह थे। अब हम कोटा में देखते हैं कि कोटा में क्रांति कब होती है। तो हम देखते हैं कि नीमच में जब 3 जून को क्रांति हुई थी, तो देखते हैं कि 8 जून को क्या हुआ था, 8 जून को शावर्स जो थे उन्होंने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना लेकर कहाँ गए थे, वो नीमच गए थे और नीमच से उन्होंने नीमच को वापस अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद जो कोटा से बर्टन उनके साथ गए थे, जब बर्टन वापस कोटा आने वाले थे तो यहाँ के राजा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आप यहाँ ना आए। लेकिन ठीक है, बर्टन क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो जो बर्टन थे, इन्होंने जो क्रांति या विद्रोही सैनिक थे उनके बारे में कोटा के राजा कौन थे, राम सिंह से इन्होंने उन विद्रोही सैनिकों के नाम मांगे थे जो वो लीक हो गया पर्चा, जो वो इनका आदेश था या जो वो नाम थे वो लीक हो गए, जिससे सैनिकों में असंतोष उभर गया और वो
विद्रोह करने लगे। विद्रोह होने के बाद क्या हुआ कि नयापुरा में बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था नयापुरा में, और सैन्य छावनी जो थी वो थी छावनी में, जो आज का छावनी है। तो छावनी में लगभग 3000 सैनिकों ने विद्रोह किया था। और ये कौन सा दिन था? ये दिन था अपना 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को धनतेरस के दिन जो ये विद्रोही सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, बर्टन के जो घर था वहां पर धावा बोल दिया, और धावा बोलने के बाद यहाँ आग लगा दी गई। आग लगा दी गई और सीढ़ियों से बर्टन के घर में घुसकर बर्टन की हत्या कर दी गई। बर्टन की हत्या कर दी गई, साथ ही इसके 2 बेटों को मार दिया गया। और एक और अंग्रेज डॉक्टर था, ये डॉक्टर था सेडलर, इसकी भी हत्या कर दी गई। और जो बर्टन का जो सिर था उसको पूरे कोटा में घुमाया और उसके बाद में उसे तोप से उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो कोटा में इस प्रकार क्रांति थी। कोटा में जो क्रांति के मुख्य जो थे वो थे जयदयाल और मेहराब खां। ये कौन थे? कोटा में जो क्रांति के मुखिया कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। देखिए मेहराब खां का ही भाई था गुल मोहम्मद, जो क्रांति में शामिल था। तो ये कब की घटना थी? ये 15 अक्टूबर की। अब आप देखिए सितंबर के बाद, इस जो आवा के बाद ये कोटा में क्रांति लगभग 6 माह तक चली। कोटा में क्रांति को दबाने के लिए सेना कहां से आई? यह आई करौली से। ठीक है, करौली से सेना आई। तो करौली में कौन थे? मदन पाल। और अंग्रेजों की ओर से कौन आया? रॉबर्टसन। ठीक है, तो ये दो से अंग्रेजों की और करौली की जो सेना आई, इसका युद्ध विद्रोहियों से कब हुआ? मार्च में 1858 में। देखते हैं जनवरी में हम देखते हैं कि आवा पर कब्जा कर लिया था होम्स ने। उसके बाद मार्च में देखिए रॉबर्टसन और मदन पाल की सेना कहाँ आई थी? ये यहाँ पर। यहाँ कौन सी लड़ाई हुई थी? कैथुनी पोल की लड़ाई हुई थी। और कैथुनी पोल के लड़ाई के बाद विद्रोहियों को भागना पड़ा था, जिसमें जयदयाल मेहराब खां को बाद में पकड़कर जयदयाल को बाद में पकड़कर तोप से उड़ा दिया गया था। और एक हरदयाल थे जो कि इस लड़ाई में मारे गए थे। एक अकबर थे। ये कुछ क्रांतिकारी नाम है जो आपको याद रखने की इनका संबंध कहाँ से, आपसे पूछ सकता है कि इनका संबंध कहाँ था। यह प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे कोटा के? तो जयदयाल मेहराब खां, उनका भाई गुल मोहम्मद, हरदयाल जो मारा गया था, अकबर। ठीक है, अभी हम अलग से भी क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कौन से क्रांतिकारी कहाँ के थे। जिस प्रकार से हमने नीमच में पढ़ा हीरा सिंह, जो अलग अलग क्रांतिकारी थे उनके बारे में भी हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे? ये नाना साहब के सेवक थे और इनका मूवमेंट कहाँ था? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, इस इलाके में इनका मूवमेंट था। और तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए। देखिए अगस्त 1857 में इनका सामना कहाँ होता है? रॉबर्ट से होता है। कहाँ? भीलवाड़ा में। अब देखिए अगस्त के समय क्या हो रहा है? अगस्त में देखिए एरिनपुरा का जो विद्रोह हुआ था, उसी समय ये आए थे तो भीलवाड़ा में। ठीक है, इनमें रॉबर्ट से इनका सामना हुआ था। उसके बाद इनकी सहायता किसने की थी?
सलुम्बर के केसरी सिंह ने, ठीक है। इसके बाद सलुम्बर से यहां से ये कहाँ चले गए, अकोला। अकोला कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में। अकोला जो है दाबू प्रिंट या के लिए प्रसिद्ध है, ये कल्चर में आता है अकोला, ठीक है। अकोला में जो वो घाघरे बनते हैं जो प्रिंटिंग वाले, वो फेमस हैं। उसके बाद अकोला के बाद ये चल जाते हैं सिंगोली। सिंगोली कहाँ है, एमपी में, ठीक है। सिंगोली चल जाते हैं और सिंगोली के बाद ही इनका जो झालावाड़ है पास में ही, झालावाड़ में कौन थे, पृथ्वी सिंह। जिंदगी झालावाड़ की पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह से संघर्ष होता है, लेकिन जो पृथ्वी सिंह की जो सेना है वो किससे जा मिलती है, तात्या टोपे से, ठीक है, ठीक है। यहां से ये चले जाते हैं ग्वालियर। तात्या टोपे चले गए ग्वालियर, ठीक है। तो ये जो पहला जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो आए थे। अब अगस्त के बाद हम देखते हैं कि वो पहले कब आए थे, अगस्त में आए थे। उसके बाद वो दूसरी बार जब आते हैं वो दिसंबर में आते हैं, दिसंबर 1857 में हमें आते हैं। कहाँ, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। बांसवाड़ा से फिर कहाँ आते हैं, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ होते हुए ये कहाँ चले जाते हैं, टोंक। और टोंक में 1858 में, जनवरी 1858 में जो टोंक के नवाब थे उनकी सेना को ये हरा देते। टोंक में जो उनके नवाब के मामा थे वो विद्रोह करते हैं और विद्रोह का साथ देते हैं। ये जो हम देखते हैं कि तात्या टोपे जो टोंक की नवाब की जो सेना थी उसको जनवरी में 1858 में हरा देते हैं। टोंक देखिए जयपुर के पास है। तो सबसे पहले जो जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, ईडन। हमने पढ़ा था कि ईडन जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो सेना लेकर कहाँ आते हैं, टोंक की ओर। तो नाना साहब जो ये तात्या टोपे हैं ये कहाँ चल जाते हैं, ये वापस नीचे की तरफ जाएंगे और कहाँ भाग जाएंगे, ये एमपी में चले जाएंगे। एमपी में पड़ते हैं नरवर के जंगल, और ये नरवर के जंगलों की ओर भाग जाते हैं। नरवर के जंगलों की ओर भाग जाते हैं। तो यहाँ का जो जागीरदार होता है मानसिंह नरूका, कौन है, मानसिंह नरूका। और ये विश्वासघात करता है और किसको खबर दे देता है, ये मानसिंह नरूका किसको खबर देता है कि तात्या टोपे की खबर अंग्रेजों को दे देता है, जिसके बाद किसको पकड़ लिया जाता है, तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो टोंक के बाद ये ईडन जो थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, ये उनके पीछे आते हैं और उसके बाद वो एमपी में नरवर के जंगलों में जा छिपते हैं, जहाँ के जागीरदार थे मानसिंह नरूका, जो कि विश्वासघात करते हैं। और इनका जो लोकेशन है वो किसको बता देते हैं, ईडन को। और ईडन के द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है। इनको पकड़ने के बाद 18 अप्रैल 1858 को कहाँ, शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी जाती। देखो 18 अप्रैल 1858, तो ये इस प्रकार से तात्या टोपे जो राजस्थान में थे, राजस्थान में उनकी मूवमेंट रही। उसके बाद हम देखते हैं कि भरतपुर कोटा, हमने भरतपुर के बारे में देखते हैं कि भरतपुर में जो जितने भी विद्रोही थे वो भरतपुर के रास्ते होते हुए ही दिल्ली की ओर गए थे। तो भरतपुर में भी विद्रोहियों का साथ किसने दिया था, जो मेव और गुर्जर जातियां, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। और जो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, उनको वहाँ के जो भरतपुर के शासक थे उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा था, जिससे कि जो नीमच के जो उस समय जो नीमच वाले थे, नीमच से जो विद्रोही गए थे वो कहीं भरतपुर पर हमला न कर दें उनकी वजह से। तो इसलिए जो मॉरिसन थे वो भरतपुर से चले गए थे छोड़कर, और कहाँ चले गए थे, दिल्ली में जो था वो लाल किले में ही अंग्रेजों का जो क्षेत्र था वो सीमित हो गया था उस समय, ठीक है। और मथुरा में भी क्रांति हुई थी। अब हम देखते हैं कि धौलपुर में उस समय, धौलपुर में क्या क्रांति हुई थी, तो धौलपुर में पढ़ लिया। उसके देखिए धौलपुर, तो धौलपुर में भी अक्टूबर में ही क्रांति हुई थी। तो धौलपुर में ग्वालियर और
इंदौर के विद्रोही जो थे वो धौलपुर में आ गए थे, और धौलपुर में जो राव रामचंद्र हैं, राव रामचंद्र और हीरा सिंह, ये दो नाम हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बस हमें अक्टूबर में के महीने में यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था और इन्होंने अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल राम रामचंद्र और हीरा सिंह ही है। जो क्रांतिकारियों के नाम हैं या वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो किस क्रांति या को से संबंधित थे, या जो हमने शुरू में पढ़ा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, या जो कुछ डेट्स जो हमने पढ़ी हैं, या तात्या टोपे के जो मूवमेंट रहे उनके बारे में। ठीक है। हाँ, एक बात और कि ये जो धौलपुर की जो क्रांति हुई थी, यहाँ कौन सी सेना आई थी? ठीक है, यहाँ पटियाला से सेना आई थी जिसने कि यहाँ की क्रांति को दबाया था। ठीक है। ठीक है, तो हमने ये देखी 1857 क्रांति। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी भी थे, जो नाम थे, तोपची थे या निशानची थे, जैसे दयाल, मेहराब खां, उनका भाई गुल मोहम्मद, अकबर, या कैथुनी पोल की लड़ाई में जो मारे गए तारा सिंह, हीरा लाल, जो कुछ नाम हैं उनके बारे में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक लिस्ट डाल दी, जिसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भी हमने जो पेपर में आने लायक जो इसमें टॉपिक्स थे या जो भी बातें थी वो हमने पढ़ी। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।